हाँ तो प्यारे बच्चों, जो एनएनएमएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस का महत्वपूर्ण मैटर है अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल, क्षार व लवण, इनमें से ये तो 100% है। 2% आएंगे। 2 का मतलब आप मान के चलना, अर्थात हम कह सकते हैं 6 या 4 नंबर के जो पर्सन हैं वो 100% आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल के बारे में देखें तो अम्ल जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा के एसियर से लिया गया है। ये ध्यान रखें, एसियर से लिया गया है, यानी लैटिन भाषा के एसियर से लिया गया है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। अपने नोट्स भी बनाते चले जिससे आपके यह मैटर है वो क्लियर होता जाए, और क्लास 8 में भी यह मैटर है। तो हम कह सकते हैं अम्ल शब्द एसियर से लिया गया है, इसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल के बारे में देखें तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे, तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। तो ध्यान रखें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यह आप ध्यान रखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और दूसरी बात, यदि हमें रटने की ज़रूरत नहीं है तो समझते हैं। चलिए, एक नाम याद रखना है, अनील। एक का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला, और इस प्रकार से चलना है। नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। और दूसरी बात जो हम कह सकते हैं, अम्ल जलीय विलयन में, यदि मैं अम्ल को डालूंगा तो जलीय विलयन में अम्ल प्यारे बच्चों क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। इस प्रकार से लिखना है, यानी जलीय विलयन में अम्ल हैं वो H+ आयन, जलीय H+ आयन देते हैं। तो AQ का मतलब होता है एक्वेटिक, यानी जलीय। जलीय को AQ लिखा जाता है, तो हम कह सकते हैं HAQ, ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। हम जो ये आपको कंटेंट बता रहे हैं वो पूरा NCERT बेस पर होगा। इसमें से यदि जो भी आप प्रश्न करके आएंगे वो 100% सही माने जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम कह सकते हैं अम्ल के उदाहरण। अम्ल के उदाहरण के बारे में प्यारे बच्चों, अम्ल जो हैं नींबू हैं। नींबू का जो रस होता है वो अम्ल होता है। और यदि हम कहें इमली हैं, वो एजे अम्ल की तरह व्यवहार करती है। और संतरा है वो भी एजे अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और जो टमाटर हैं वो भी अम्ल की तरह व्यवहार करता है। और H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं वो भी अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, वो भी अम्ल है। तो यहाँ पर ध्यान रखें। और HCl हैं, ये भी अम्ल है। तो आप यह अम्ल के बारे में हैं। अब हमें कहा जाए अम्ल के स्रोत क्या है। अम्ल के स्रोत कौन कौन से होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पदार्थ, और इधर लिखते हैं हम अम्ल। तो सबसे पहले इनकी आप एक सूची बनाना तैयार कर दें। अम्ल यदि हमें कहा जाए नींबू में, नींबू व आंवला में। आंवला ये खट्टे पदार्थ होते हैं, तो इसमें अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप ऐसे याद रखेंगे, खट्टे पदार्थ को जब आप खाते हैं तो आप क्या करते हैं? सूसू की ध्वनि करते हैं। तो से का मतलब हो गया सी, यानी सी करते हैं खट्टे पदार्थ खाने पर, तो ये सिट्रिक अम्ल। चलिए यहाँ पर ये मैटर हुआ। और टमाटर, प्यारे बच्चों, टमाटर जो गोल गोल होता है, गोल को हम ओ कहते हैं, तो इसमें में पाया जाता है ओक्सेलिक अम्ल। ओक्सेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ओक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर हम कहें इमली में कौन सा पाया जाता है? आप इमली खाते हो, चटपटी लगती है, टैक का मतलब हो गया टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है, टार्टेरिक अम्ल।
तो यह समझ गए होंगे। फिर कहे दही में कौन सा अम्ल होता है? 100% इनमें से प्रश्न आता है तो दही में होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। फिर यदि हमें कहा जाए सेव में कौन सा होता है? सेव में होता है मेलिक अम्ल। कौन सा होगा? मेलिक अम्ल होगा सेव के अंदर। और H2SO4 का क्या नाम होता है? H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। ये अम्लों का राजा होता है क्योंकि इससे अनेक लवण बनाए जाते हैं। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। और HNO3 को कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल, कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। तो यह भी आप ध्यान रखें, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। तो चलिए यहाँ अम्ल के बारे में हमने जाना। अब होते हैं क्षार, यानी क्षार, क्षारक। क्षारक का मतलब होता है वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हो। क्या हो? स्वाद में कड़वे हो, कड़वे हो, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, यानी ये इतने चिकने होते हैं, यदि इसे पकड़ते हैं तो ये हाथ से छूटने की संभावना रहती है। जब आप कभी नहाते हो तो देखते हैं साबुन होती है और आप सही से उसे नहीं पकड़ते हो तो लगाते सर पे हो, लेकिन वो साबुन आपसे 5 फुट दूर चली जाती है। तो ये साबुन की तरह चीकने होते हैं। और यह क्या करते हैं? यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह भी ध्यान रखें, क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, यानी नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यह आपके क्षार के बारे में हो गया। और क्षार को जब भी जल में घोला जाता है तो ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये ध्यान रखें। यानी क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अब यदि हमारे पास में बात आता है सूचक क्या होते हैं, यानी प्यारे बच्चों सूचक का मतलब ही पता हमें यह चलना है कि ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय गुणों के बारे में बताते हैं। यानी कोई पदार्थ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, उसके बारे में पता लगाया जाता है सूचक का। और ये सूचक रंग परिवर्तन के द्वारा बताते हैं, रंग परिवर्तन के द्वारा ऐसा बताते हैं। तो यानी सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या रंग परिवर्तन के द्वारा करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं सूचक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक सूचक, यानी प्राकृतिक सूचक ऐसे सूचक होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे हमें कहे हल्दी प्राकृतिक सूचक होगी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ ये भी प्राकृतिक सूचक होगी। और जो लिटमस हम ले रहे हैं, लिटमस पत्र, यह भी एज ए प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र भी प्राकृतिक सूचक है। और कुछ होते हैं कृत्रिम सूचक, ऐसे सूचक जो मानव के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। ये होते हैं फिनोल्फथलीन व मेथिल ऑरेंज होते हैं, ये ध्यान रखें, फिनोल्फथलीन और मेथिल ऑरेंज ये 2 महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम कहें कि जो फिनोल्फथलीन होता है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिनोल्फथलीन, इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, फिनोल्फथलीन। ये फिनोल्फथलीन क्या करता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना,
ये अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन, कोई कलर नहीं देता है। लेकिन क्षारीय माध्यम में, यदि इसके क्षारीय माध्यम में बात करें तो ये गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखें। फिनोल्फ्थालीन अम्लीय माध्यम में रंगहीन होते हैं और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देते हैं। और फिर यदि हमें कहा जाए हल्दी प्राकृतिक सूचक है जो साबुन के संपर्क में आने पर लाल भूरा अवक्षेप देती है। यदि हल्दी हमारे सफ़ेद कपड़ों पे पड़ जाए, उस पर हम साबुन लगाएं, अर्थात साबुन क्षारीय होती है, तो यानी हम कहें क्षार के साबुन लगाने पर ये क्या करते हैं, क्षारीय माध्यम में अपना लाल भूरा रंग देते हैं, अम्लीय और उदासीन माध्यम में ये अपना रंग नहीं देते। तो चलिए अब हमारे पास में एक प्रश्न आता है लिटमस पत्र। लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। कई किताबों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें एनसीईआरटी के बेस को प्रश्न को सही मानती है, वो ध्यान रखें। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है जिसका विलयन बैंगनी रंग का होता है। यह ध्यान रखें, बैंगनी रंग का, यानी जब बैंगनी रंग में कोई चेंज नहीं होता है तो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है, उदासीन होगा। और अम्लीय व क्षारीय माध्यम में लिटमस पत्र अपने रंग में बैंगनी रंग में चेंज कर लेते हैं। और जो आजकल जो बाजार में लिटमस पत्र मिलते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक छोटी सी पन्नी होती है, जैसे हम किताब की एक छोटी सी पन्नी है वो बनाते हैं, तो ये एक नीला रंग होता है और एक लाल रंग का होता है। अब ध्यान रखना, उदासीन क्या होते हैं? उदासीन विलयन ऐसे विलयन जिनमें यदि हम लाल लिटमस डालें या नीला लिटमस पत्र डालें, उसमें रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उदासीन विलयन कहलाता है। अर्थात उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ये भी ध्यान रखें। जैसे अशुद्ध जल विद्युत का उदासीन होता है, यानी इसके जलीय विलयन के पीएच का मान होता है 7। परीक्षा में एक उदाहरण आप सिर्फ यही ध्यान रखना, जो अशुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है पीएच का मान, और यह होता है विद्युत का उदासीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट एनोनिमस के एग्जाम में प्रश्न आता है। अब हम कहें अशुद्ध जल होता क्या है, तो चलिए समझते हैं। ऐसा जल जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जीवाणु नहीं रहता है, बैक्टीरिया नहीं रहता है, ना ही कोई इसमें कोई गैस घुली हुई रहती है, वो अशुद्ध जल होता है। तो ये अशुद्ध जल कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? आप देखते होंगे कभी पानी को किसी पात्र में गर्म करते हैं और उसकी जो भाप बनती है वो ये अशुद्ध जल है। दूसरा, हम जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन वाला जो पानी होता है वो भी क्या है? अशुद्ध जल है। और तीसरा, हम कह सकते हैं जब पत्तियों में वाष्पीकरण होता है, उसके ऊपर जो बूंद लगी हुई रहती है वाष्पीकरण में, तो वो पानी भी क्या है? अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखें, अशुद्ध जल इस प्रकार का होता है जिसके पीएच का मान 7 होता है और अशुद्ध जल विद्युत का उदासीन होता है। अब यहाँ पर सूचक समझने के बाद में हम यहाँ पे समझते हैं लवण। यहाँ पे हमारे पास में एक शब्द आता है लवण। लवण का निर्माण कब होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान लवण बनता है। अब हम कहें उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को समान मात्रा में मिलाते हैं, तो लवण
प्लस जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को समान मात्रा में मिलाएंगे तो लवण व जल मिलेगा, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान रखें, उदासीनीकरण अभिक्रिया में समान मात्रा जैसे मेरे पास में है 50 ml में अम्ल लूँगा और 50 ml में क्या लूँगा, क्षार लूँगा, तो मेरे पास में क्या बनेगा, यह अभिक्रिया होगी और लवण व जल बनेगा। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। यह एज ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। इसका उदाहरण बताइए, हम समझते हैं ऊष्माक्षेपी क्या होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई गिलास है, इसमें आपने गरम गरम चाय डाली और चाय को जब आप छूते हो तो गिलास गरम लगती है। इसका मतलब होता है, यानी इस पदार्थ ने ऊष्मा बाहर निकाली, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आप मुझे बताइए, एक आपके पास में एक गिलास है, उसमें जल भरा हुआ है, आप उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हो तो ये गिलास आपको गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी। आप कहोगे गर्म लगेगी, तो लगता है मुझे आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ा नहीं है, नींद में से जग के आप इस गिलास को टच कर रहे हैं। यदि आपको ठंडी लग रही है तो इसका मतलब दिमाग आपका सही काम कर रहा है, इसका मतलब ये अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप कभी घर में कड़ी करते समय एक मटकी देखी होगी, मटकी में आप पानी डालते हो, फिर उसके अंदर कड़ी वाला चूना डालते हो जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। बताओ ये मटकी गर्म होगी या ठंडी लगेगी। आप कहोगे सर कैसे छुए, इसमें तो बड़बड़ती गैस निकलती है। बिल्कुल निकलती है, क्योंकि यह एजे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए, आपने ये इस प्रकार से समझा उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। अब हम यहाँ पर जो है लवण के बारे में आपको कहे तो सोडियम क्लोराइड इसका नाम होता है। सोडियम क्लोराइड नमक इसका नाम होता है और इसको समुद्र के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है, जल के वाष्पीकरण से प्राप्त करते हैं। और यह ध्यान रखना NaHCO3 इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा इसका नाम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, हमारे घरों में हम जो खाना होता है, यानी जैसे ब्रेड होती है या केक होता है, उसको फुलाने के काम आता है। और प्रश्न ये पूछा जाता है, जब NaHCO3 गर्म होता है तो क्या निकलता है। ध्यान रखना, इसमें से CO2 गैस निकलती है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यही हमारे भोजन को फुलाने के काम आती है। और NaHCO3 का एक और काम होता है, ये अग्निशामक की तरह कार्य करता है। अग्निशामक यानी आग को बुझाने का काम करता है। ऐसी आग को बुझाता है जो बिजली से लगी हो। यदि बिजली में कोई आग लगी हुई है, करंट है, तो इस आग को बुझाने के लिए, या हम कह सकते हैं हमारा जो LPG सिलेंडर है उसमें यदि कोई आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए बेकिंग सोडा काम में लिया जाता है। लेकिन यदि हमें कहा जाए लकड़ी से में कहीं आग लग गई है या कागज़ में आग लग गई है तो इसको बुझाने के लिए इन इतने महंगे उपकरण काम में नहीं लेंगे, हम जल से ही आग बुझा देंगे। इन पर तो जल ही भारी पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ आपने देखा लकड़ी और कागज़ की आग बुझाने के लिए क्या काम में लेते हैं, जल काम में लेते हैं। और जब कोई विद्युत तारों में आग लग जाती है या LPG सिलेंडर में आग लग जाती है आपकी गलती के कारण, तो क्या काम में लेते हैं, बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा CO2 गैस देता है और ये CO2 गैस क्या करती है, इस आग को बुझाने के काम में आती है। तो यहाँ पर आपने आज अम्ल, क्षार और लवण के बारे में देखा। अब यहाँ पर हमारे पास में आती है अभिक्रिया। अम्ल क्या अभिक्रिया करते हैं। अम्ल में सबसे बड़ी बात आती है विस्थापन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया।
तो देखिए विस्थापन का मतलब ही क्या होता है, हम अपनी शब्दों में समझते हैं। विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का मतलब आप इसको उस प्रकार से भी उतार सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह आप एक कहीं सर्दी में जाते हैं, कहीं पर एक कोट यह है, एक कोट यह है, और यह कोट ए और बी है। बी थोड़ा सा फटा हुआ कोट है, उस पर टांके दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, और ये फिल्मों के अंदर अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। तो बताइए आप कौन से कोट को खरीदेंगे? आप कहोगे सर हम एक को ही खरीदेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप भी तो हीरो लगते हैं, तो आप एक कोट को खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि ए है वो बी से अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है, इसने बी का स्थान ले लिया, तो यही तो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए हम समझते हैं। ए और बी एक कोई यौगिक है, यह सी से अभिक्रिया करता है, तो सी इस एक को कहता है आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि बी का मेरे साथ में क्या है, गठबंधन की सरकार बनानी है। ये ए बेचारा बाहर चला जाता है, तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में सी हैं वो ए से अधिक क्रियाशील हैं, इसलिए इस सी ने ए बी में से ए का स्थान परिवर्तन कर दिया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए उदाहरण समझते हैं। CuSO4 को दुनिया में कहा जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसकी अभिक्रिया जब हम जिंक से कराते हैं, जिंक का मतलब होता है जेडन, यहाँ पर यह बनाता है ZnSO4 और यहाँ पे ये कॉपर धातु बाहर निकल जाती है, इसका नाम होता है जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर हमने कहा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर धातु का स्थान परिवर्तन कर दिया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। और क्यों कर दिया? क्योंकि जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है। दूसरा उदाहरण डिटो आपके एग्जाम में मिलने को मिल सकता है। कॉपर सल्फेट में आपको कहे लोहे की कील डाल दे तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, ये FeSO4 बनेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, इतना ही तो होगा। तो इसका नाम कॉपर सल्फेट है। यह है लोहा, और लोहा कहे, लोहे की कील कहे, लोहे का बुरादा कहें या लोहे का चद्दर कहें, बात है उसका सूत्र Fe होता है। और यह मेरे पास में है फेरस सल्फेट। क्या है प्यारे बच्चों? फेरस सल्फेट है, और यह है कॉपर धातु। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करके एक तो क्षार बनाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। यह हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इतनी ज्वलनशील होती है, तुरंत आग पकड़ लेती है। लेकिन धातुएं, सभी धातु जल के साथ समान रूप से अभिक्रिया नहीं करती है। इनमें से सोडियम और पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती है, इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। क्योंकि केरोसिन में इसीलिए रखा जाता है, ये वायु में क्या कर लेती है? आग पकड़ लेती है। अब हमें कहा जाए कि कौन सी धातु है जो जल में धीमी गति से क्रिया करती है, वो आयरन है। ये भाप के साथ में अभिक्रिया करती है। अब यदि हमें कहा जाए अधातु, ये जल के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अधातु है, वो जल के साथ में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। इसीलिए जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस, ये फास्फोरस अत्यंत क्रियाशील होता है। ये वायु में विस्फोट के साथ जलता है, इसीलिए इसे जल में डुबो के रखा जाता है। ध्यान रखना, स्वेद फास्फोरस को किस में डुबो के रखते हैं? जल में डुबो के रखते हैं, क्योंकि ये जल से क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पर आपने आज विस्थापन अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया देखी? जल के साथ। फिर हम देखें ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु प्यारे बच्चों वायु के साथ में अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। और इस धात्विक ऑक्साइड की प्रगति होती है क्षारीय। क्या प्रगति होगी? क्षारीय होगी, अर्थात ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो यह इस प्रकार आपके समझ में आना चाहिए। अब हमें कहा जाता है जंग। जंग का मतलब होता है जब भी कोई धातु वायु व नमी, नमी का मतलब होता है जलवाष्प यानी जल, इनके संपर्क में आती है तो धातु धीरे धीरे नष्ट होती है, नष्ट होने लगती है, जिसे क्षंग क्षारण कहा जाता है। क्षंग
क्षारण कहा जाता है। अर्थात इसे यानी ये धीरे धीरे नष्ट होती है। तो हमें कहें लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? एक वायु चाहिए, एक नमी चाहिए, दो कारक आवश्यक हैं। तो यह आप कॉपी में भी उतार सकते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए कौन से दो कारक आवश्यक हैं? एक वायु, एक नमी। यदि इन दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो लोहे पर जंग नहीं लगेगी। लोहे पे जंग लगना ही संघसारण कहलाता है। और लोहे पर जंग लगने से लोहा भूरे रंग का हो जाता है, जंग होती है भूरे रंग की। इसका सूत्र होता है Fe2O3.H2O यानी XH2O। आयरन ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है। ये आपके मान के चलना, यह पिछले बार एनोनिमस में प्रश्न आया था, जल का रासायनिक सूत्र है, तो ध्यान रखना Fe2O3 जंग का। और यदि XH2O लिखा हुआ है वो भी बात एक ही है, ये जंग का रासायनिक सूत्र है। और तांबा क्या होता है? संघसारित होकर तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। और ये किसके कारण होती है हरे रंग की? एक तो होती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण हरे रंग की परत होती है। चलिए यहाँ पर आपने ये समझा, फिर हम कह सकते हैं सर चांदी के बारे में भी बता दीजिए। चांदी पे प्यारे बच्चों काले रंग की परत चढ़ जाती है जंग के कारण, और ये होती है सल्फाइड के कारण। सल्फाइड के कारण। अब कहीं बताओ सोने पर क्या जंग लगेगी? तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, सोने पर कभी भी जंग नहीं लगती है, क्योंकि सोना क्या होता है? बहुमूल्य धातु होता है। इस पर किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगती, यह अक्रिय धातु होती है। तो सोना के सूत्र होता है Au और प्लेटिनम का होता है Pt। ये ऐसी दो धातु है जिस पर जंग नहीं लगती है। तो आज का ये अम्ल, क्षार और लवण वाला मैटर आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके अब हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, देखते हैं आप कितना हल कर पाते हैं। तो क्लास 8 में भी ये मैटर दिया हुआ है, आप इसे घर पर अच्छे से पढ़ें और प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करें। थैंक्स, धन्यवाद।